उन्हें स्टार्ट करते हैं। और हमने जो टैग्स किए थे वो सारे डॉक्यूमेंट के टैग्स होते हैं, मेन टैग जो कि टॉप लेवल होते हैं। इसमें क्या हमारे टाइटल टैग था, हेडिंग टैग्स थे और टेबल टैग्स थे। इसमें हमारे पैराग्राफ टैग्स थे। तो आज जो हम टैग्स करेंगे वो उनके आगे एक्सटेंशन है, जो कि और टैग्स हैं जो कि इस्तेमाल होंगे हमारे। तो ये जितने भी टैग्स हम करेंगे सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको तफसील से बताऊंगा। जो नॉन नॉन इम्पोर्टेंट है वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको कहीं पे मिल जाते हैं तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ये टैग क्या करता है। ये ना हो कि आपको पता ना हो कि ये कोई नया टैग आ गया है बाद में आके। कल जो हमने टैग किए थे उनमें जो नेक्स्ट टैग हम करेंगे, H1 से लेकर टेबल टेबल डाटा सारी चीज़ें कर लिए थे। इसके बाद हमारे पास एक टैग होता है HR का, हॉरिजॉन्टल लाइन का। वो क्या करता है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करता है। ये कह लेंगे सेल्फ डिपेंडेंट कह सकते हैं इसको। ये एक टैग है, ये पूरा टैग है। इसमें इसका कोई भी ना जोड़ीदार नहीं होता, इसका पेयर नहीं होता। ये सिंगल टैग होते हैं जो कि BR की तरह है। जैसे BR टैग है ना, ब्रेक लाइन, वो एक टैग होता है और वो अपना काम करता है। इसी तरह हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करता है। ये आप देख रहे हैं, ये नीचे लाइन एक लग गई, ये HR टैग ने लगाई है हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर आप चाहें तो इधर आ, तो नजर नहीं आ रहा। ये सिर्फ सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन एक क्रिएट करता है कि अगर हमने बॉर्डर नहीं लगाना। एक तो है कि हम बॉटम बॉर्डर लगा सकते हैं 1px का, उसमें हमें क्या स्टाइलिंग देनी पड़ेगी। लेकिन हम चाह रहे हैं कि वो एक सिंपल लाइन हमें लगा दे, हमने एक सिंपल टैग ऐड करना है HR का और वो लाइन लग जाती है। लेकिन अगर हम इसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, इसकी स्टाइलिंग को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, वो किस तरह करेंगे, इसमें इन लाइन CSS लगा के इसकी हम जो विड्थ है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साइडों से जो विड्थ है इसको सेंटर लाइन करके साइडों से मार्जिन दे सकते हैं, जिससे के जरिए से कंजस्टेड होगा, इसका विड्थ कम हो जाएगी। हम इसको स्टाइलिंग दे सकते हैं अपने लिहाज से, छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसकी मोटाई को चेंज कर सकते हैं, इसकी विड्थ को चेंज कर सकते हैं। इसको अगर हम कम कर देते हैं मिसाल के तौर पर 50%, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे खत्म हो जाए तो लेफ्ट लाइन करके 50% दे सकते हैं। ये स्टाइलिंग इसको दे सकते हैं, वो भी इन लाइन सही होती है। इसमें हम करते हैं इसको, यहाँ से इसके मार्जिन स्टार्ट हो गए, ये PX में देते हैं। जो हमारे मार्जिन पैडिंग्स वगैरह दिए जाते हैं वो दो तीन तरह से दिए जाते हैं। एक है पिक्सल PX, एक होता है EM, एक होता है V। लेकिन जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो PX यूज करते हैं। और एक होता है परसेंटेज। परसेंटेज भी बहुत कम यूज होता है। वो परसेंटेज क्या है कि टोटल का वो 100% करेगा, पेज निकाल देगा। तो सबसे ज्यादा PX यूज होता है, क्योंकि ये पिक्सल हमने 50 पिक्सल दिए हैं ना, मोबाइल पे ये छोटी स्क्रीन पे जाएगा। वो अगर मिसाल के तौर पर कम पिक्सल की है तो वो पिक्सल इतने इतने से रह जाएंगे पिक्सल, क्योंकि वो छोटी स्क्रीन है तो पिक्सल उसके कम होंगे। तो वो पिक्सल यहाँ पे आके ऐसा हो सकता है कि 50 पिक्सल पूरे हों, या फिर यहाँ पे आके 50 पिक्सल पूरे हों, क्योंकि उसकी जो विड्थ है, इसकी अगर 1980 पिक्सल विड्थ है तो हो सकता है कि उसकी 1080 पिक्सल हो। तो जितने पिक्सल ज्यादा होंगे तो उधर को मूव करके वो अपने 50 पिक्सल पूरे कर लेंगे। तो ना अलाइनमेंट तीन चार तरह से दे सकते हैं।
और ये कभी यूज नहीं होता सिस्टम में। जी, लेफ्ट तो है, लेकिन इसको ना लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं। जी, एक मिनट, मैं इसको दोबारा से ट्राई करता हूँ। तो हम, हाँ, ये, सॉरी, ये अलाइनमेंट क्यों नहीं हो रही थी, इसकी एक वजह है कि 100% बिट्स बाई डिफॉल्ट ये है। इसकी ना बिट्स को 100% कर सकते हैं हम, जब इसकी बिट्स को कम करेंगे अलाइनमेंट फिर होती है इसकी। ये 50% हम करते हैं इसकी। अब ये लेफ्ट अलाइंड, हमने ये जो लाइन है वो लेफ्ट अलाइंड हो गई है। और अगर इसको हम राइट करें, लाइन राइट 50%। मार्जिन खत्म कर दिए, सेंटर अलाइंड हो गई। इसमें ना ये जो अलाइनमेंट की टैग्स होते हैं इसमें, ये तीन चार तरह से हो सकते हैं। एक टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है, सेल्फ अलाइनमेंट होता है। तो इसमें ना कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किए ना डॉक टाइप और एचटीएमएल के लिहाज से, ये वेरी करता है कि कौन सा इसमें डिफाइन करें। जो टेक्स्ट हम क्रिएट करते हैं ना, पी टैग या हेडिंग टैग्स, उनमें टेक्स्ट अलाइनमेंट यूज होती है। जबकि एच टैग जो होता है ना, इसमें कई बार जो हमारी टेक्स्ट अलाइनमेंट है वो इस्तेमाल हो जाती है, कई बार सेल्फ अलाइनमेंट इस्तेमाल होती है। एक्चुअली ना ये मेरी फर्स्ट क्लास है, इसलिए मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। तो इसलिए ये ना समझिएगा कि मुझे पता नहीं है, मैं थोड़ा सा नर्वस हो जाता हूँ। एच आर टैग्स के एच आर के टैग्स यहाँ पे खत्म हो गए। ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल आमतौर पर यूज नहीं होता, क्योंकि हम जो यूज करते हैं ना बेसिकली वो बॉर्डर बॉटम यूज करते हैं। बॉटम बॉर्डर 1 px देते हैं, तो नीचे लाइन लगा देता है, हमें एच आर कभी सुविधा नहीं है। उसके बाद हमारे पास जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली है वो है यूएल। यूएल क्या है? अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। हम लिस्ट क्रिएट करते हैं, लिस्ट दो तरह से होती है, एक अनऑर्डर्ड और एक ऑर्डर्ड लिस्ट। इनमें फर्क ये होता है, जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है उसमें जो बुलेट लगते हैं वो स्टाइल्स से होते हैं, जैसे कि गोल दायरा लग जाता है या फिर वो तीर सा लग जाता है। वो अनऑर्डर्ड होती है, जिसमें हम गिनती लगाते हैं ना, या फिर रोमन हिंस से आ जाते हैं, वो ऑर्डर्ड लिस्ट हो जाती है। ये भी एल आई उसी तरह ही है जैसे कि टेबल रोज और टेबल डाटा होता है। पहले सबसे यूएल होता है, उसके बाद एल आई होता है। और इसको एल आई को जितना हम क्रिएट कर सकते हैं, जितने हम लिस्ट क्रिएट करना चाहे वो कर सकते हैं। इसमें नेस्टेड भी हो सकता है, एल आई नेस्टेड भी हो सकती है कि एल आई के अंदर एक नई लिस्ट क्रिएट कर दें। एल आई स्टैटिक फाइल टू, ये लिस्ट क्रिएट होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें ऑर्डर कोई नहीं होता, ऊपर नीचे भी आ सकता है। और ये सारे बुलेट पॉइंट्स होते हैं डिफरेंट, जैसे कि हम वर्ड में यूज करते हैं। और अगर हम इसका स्टाइल चेंज करना चाहें, लिस्ट स्टाइल आइटम्स एक टाइप होता है। इसमें हम लिस्ट का स्टाइल, जो भी हम वो बुलेट्स हैं, वो लिस्ट हो सकती है, डॉटेड हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। हमने जो सा भी स्टाइल लगाना हो वो यहाँ पे डिफाइन कर देंगे।
जैसे कि अगर मैं लिस्ट स्टाइल आइटम्स है, वैसे आमतौर पर जो यूज होता है ना, वो या तो एरो होता है, या डिस्क होता है, या फिर डॉटेड होता है। वो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे होते हैं स्टाइल्स। ये पूरी एक लिस्ट है जिसमें कि ना इसके टाइप्स सिर्फ लिखे हुए हैं। ये काफी लंबी लिस्ट है। ये आप देख रहे हैं, दिस सर्कल, ये सारे इसके लिस्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा डिफॉल्ट वैल्यू यही है, क्योंकि यही हमेशा यूज होती है। आमतौर पर यूज ही नहीं कोई और होती है लिस्ट। और जब हम नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करते हैं, उसके लिए फिर हम यूज करते हैं कोई और। यानी कि हम चाह रहे हैं कि लिस्ट है, उसके अंदर लिस्ट हो, इसको नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे एक यूएल क्रिएट करते हैं। यूएल के अंदर 5 क्रिएट करते हैं। ये नेस्टेड लिस्ट है। ये लिस्ट है, ये सर्कल है। जैसे जैसे हम नेस्टेड क्रिएट करते जाएंगे, तो जो नेक्स्ट डिफॉल्ट वैल्यू है वो हमें शो होती जाती है। ये एक लिस्ट है, इसका हम टाइटल रखते हैं, दूसरी लिस्ट क्रिएट करेंगे, ये ऐसे ही है। जैसे कि हम कोई लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं और आगे आगे उसके सब लिस्ट क्रिएट होती जाती है। सबसे पहले हमारा जब डॉक्यूमेंट लिखते हैं ना कोई भी, तो उसमें हम ऐड करते हैं, एक मेन हेडिंग होती है, जिसमें अगर साइड पे हमने वो बुलेट पॉइंट ऐड किए होते हैं। उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन होती है। उसके बाद अगर उसके सब लेवल में कोई हमारे पास लिस्ट हो, यानी कि मेन लिस्ट तो हो गई, उसके आगे कोई लिस्ट है तो वो सब लिस्ट में आ जाएगा, वो नेस्टेड लिस्ट कहलाती है। पहले यहाँ पे जो भी हम नाम लिखेंगे, जो कि लिस्ट के अंदर होगा। जो भी हम पहली एल आई लिखेंगे, वो इसकी हेडिंग बन जाएगा पहली एल आई। उसके बाद जो होगा वो इसकी नेस्टेड एल आई बन जाएगा, लिस्ट आइटम्स। इन्हें कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट और लिस्ट आइटम्स। ये नेस्टेड लिस्ट लिस्ट कहलाती है। उसके बाद इन्हीं लिस्ट को अगर हमने फोल्ड करना है, अ, इसमें ना एक और चीज बता दूं, हमने जो पहले भी देखा था कि दो तरह के टैग्स होते हैं। एक ब्लॉक लेवल होते हैं। अभी वो आए नहीं, जो ऑनलाइन होते हैं। अगर हम ये जितने भी टैग्स हैं, ये दो तरह से हो सकते हैं, एक ब्लॉक लेवल और एक इन लेवल मैंने बताया था। वो आज चेक करते हैं कि ब्लॉक लेवल, क्योंकि हमारे पास टैग्स काफी हो गए हैं। ये जितने भी हमारे पास टैग शो हो रहे हैं, ये ब्लॉक लेवल टैग्स हैं। div भी हमारे पास ब्लॉक लेवल टैग होता है, लेकिन ब्लॉक लेवल जिसने पूरी लाइन ऑक्यूपाई करनी। जैसे ये देख लें, लिस्ट है, ये नीचे शिफ्ट हो रही है, दूसरी लिस्ट नीचे से स्टार्ट हो रही है। ये ब्लॉक लेवल है, इससे 100% लिस्ट को ऑक्यूपाई करना है बाय डिफॉल्ट। अगर हम इसको कम करना है, हम इसको इन लेवल इन लाइन ब्लॉक में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि इसकी विड्थ को कम कर सके। इनलाइन दो तरह से हो सकता है। एक तो हम खुद स्टाइल में उसकी विड्थ 50% कर दें, 30% कर दें, फिर भी हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि हम उसको इनलाइन ब्लॉक बना दें। और वो कौन सा हो सकता है, जो हम सेक्शन यूज करते हैं। एक है डिव, सेक्शन क्रिएट करने के लिए, और एक होता है स्पैन। डिव बाय डिफॉल्ट ब्लॉक लेवल होता है, ये ब्लॉक लेवल ही चलता है। और जो स्पैन होता है वो इनलाइन होता है। उसके साथ स्पैन दूसरा आएगा ना, वो बिल्कुल उसके साथ जहाँ पे खत्म हो रहा है पहला, वहां से दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो डिप होता है, वो पहले 100% लेगा। जैसे ही हम दूसरा डिप लगाएंगे, वो निचली लाइन में चलेगा, क्योंकि वो 100% बिट्स को ऑक्युपाई करेगा। ये ब्लॉक लेवल और इनलाइन ब्लॉक्स होते हैं। इनलाइन ब्लॉक्स के अंदर ब्लॉक लेवल ब्लॉक्स नहीं आ सकते। यानी कि डिव है ना, उसने अपनी जितनी स्पेस है उतनी ही ऑक्युपाई करनी है। उसके अंदर हम मैक्सिमम मेहनत लगा सकते हैं, क्योंकि वो खुद एक इनलाइन ब्लॉक है। उसके पास जो विड्थ है वो पूरी नहीं है, 100% नहीं है। लेकिन अगर H1 के अंदर हम स्पैन लगाना चाहें, वो लगा सकते हैं। ये आपने याद रखना है कि जो 100% विड्थ वाला है ना ब्लॉक लेवल,
उसके अंदर इनलाइन लग सकता है, इनलाइन के अंदर ब्लॉक लेवल नहीं लग सकता। उसके बाद हमने देखा था पी टैग, जो कि बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है, और वो ये हर जगह पे इस्तेमाल हो जाती है, कि वो भी एक कह लेंगे इनलाइन ही है। जैसे कि ये यहाँ पे किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसने इसकी फॉर्मेटिंग को बोल्ड कर दिया। ये बी लेवल है और ये हर जगह यूज हो जाता है, क्योंकि एल आई जो है वो एक ब्लॉक लेवल है, ब्लॉक लेवल के अंदर ब्लॉक लेवल इस्तेमाल हो सकता है, इनलाइन के अंदर इनलाइन इस्तेमाल हो सकता है। सिर्फ इनलाइन के अंदर ब्लॉक लेवल इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि वो वेट का फर्क आ जाता है, वो 100% नहीं होता। ये बात। इसके बाद एक हमारे पास ना कोड का टैग होता है, ये बहुत कम यूज होता है, बहुत कम चांसेस है कि यूज हो। हमने अगर आपने सेंट फाउंड्री एक वेबसाइट है, विजिट की हो, उसमें ना कोड लिखा होता है, वो अलहदा से होता है। यानी कि ना वो पेज पे कोड अलहदा से शो हो रहा होता है। जैसे यहाँ पे इसके कलर चेंजेस है ना, हर टैग के लिहाज से, एलिमेंट के लिहाज से कलर चेंज है, इसी तरह उसके भी चेंज है। तो कोड क्या करता है, ये ब्राउजर को बताता है कि ये जो हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये एक कोड है, और मैं जो भी यहाँ पे लिखूंगा वो एज ए कोड कंसिडर किया जाएगा। ये बताता है ब्राउजर को। अगर यहाँ पे कोड लिखा होगा वो रैंक नहीं होगा, वो उसको रैंक नहीं करेगा, क्योंकि कोड रैंक करने के लिए होता है, वो सिर्फ बैकएंड पे चलाने के लिए होता है, वो रैंकिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमने अगर किसी की कोड को डिफाइन करना और हम चाह रहे हो कि वो रैंक ना हो, तो हम उसको कोड के टैब में शो करवाते हैं, और ये आमतौर पर यूज होता ही नहीं। सर रैंकिंग से क्या मुराद है जी? जी रैंकिंग, सर। रैंकिंग से क्या मुराद है? आपने अभी रैंकिंग बोला ना से कि ये मुराद है कि गूगल जब आपकी वेबसाइट पे आता है, तो गूगल क्रॉल करता है सारी वेबसाइट को, कि जितने भी आपके वेबसाइट पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो अगर सर्च टर्म से साथ मैच करता है, यूजर कोई भी सर्च करता है, अगर उसका टेक्स्ट आपकी वेबसाइट के टेक्स्ट के साथ मैच करता है, तो वो आपकी टेक्स्ट वेबसाइट को सर्च में दिखाएगा, ये रैंकिंग कहलाती है। ये टैग टैग ये बैकएंड का टैग, टेक्स्ट वैसे ही शो होगा जैसे हमने कोड लगाया, उससे टेक्स्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये बैकएंड पे बताने के लिए है कि ये टेक्स्ट है, जैसे ये क्रॉल नहीं होगा। ये यूजर ब्राउजर को बता देगा कि ये एक कोड है, क्योंकि हमने कई बार ऐसे टैग्स हैं जो कि होते ही स्पेसिफिकली ब्राउजर को बताने के लिए कि हमने ये टेक्स्ट क्या लिखा। अब मिसाल के तौर पर हम पी टैग में भी लिखते हैं, H1 टैग, H2 टैग भी लगाते हैं, हम उसमें स्टाइलिंग लगा के उसके साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं, लेकिन हम H1 H2 अलग अलग क्यों इस्तेमाल करते हैं, कि हम ब्राउजर को बता सकें कि इसकी वैल्यू ज्यादा है H1 की, और H6 की वैल्यू कम है, ये बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो हमारा जितना भी कोड होता है वो डिपेंडेंट होता है, एक तो गूगल पे, एक ब्राउजर पे, तो ब्राउजर उसको कैसे कंसीडर कर रहा है और गूगल कैसे कंसीडर कर रहा है। अगर हम H1 सब पे लगा देंगे, तो H1 ओवरलोडिंग हो जाती है, और हमारा कोई भी कीवर्ड रैंक नहीं हो पाता, गूगल ठीक कर देता है। और इसी तरह ब्राउजर को भी नहीं पता चलता कि इतने H1 टैग्स क्यों हैं, तो वो हमारा जो वेबसाइट है वो ओवरलोडेड हो जाती है विद H1 टैग्स। तो हमने इसलिए अलग अलग यूज करते हैं, ताकि हम ब्राउजर को और गूगल को बता सकें। उसके बाद एक छोटा सा टैग हो रहा है, आपने देखा होगा कि किसी वेबसाइट पे जाए ना, प्राइस कट होके आगे प्राइस लिखी होती है, वो अगर हम सिंपल अल्फाज में करना चाहें, वो डेल टैग से होता है। ये क्या है, स्ट्राइक थ्रू कर देता है डेल टैग से। ये क्या करता है, जो भी हम टैक्स इसके अंदर लिखेंगे उसके स्ट्राइक थ्रू कर देगा। मिसाल को तो अगर ये मैंने न्यू प्राइस लिखी, इसने एक लाइन इसमें लगा दी, ये स्ट्राइक थ्रू कहलाती है, ये डेल टैग करता है। इसमें इसने ये बताना होता है कि ये हमने हिस्सा जो है ना वो कट कर दिया बीच में से। और ये ज़्यादातर यूज होता है ब्लॉग में या आर्टिकल वेबसाइट्स में, जहाँ पे हम आर्टिकल लिखते हैं। और इसी का एक पार्टनर है इंसर्ट टैग। और
ये क्या करता है, ये अंडरलाइन कर देता है, इसको कट होके ये शो हो रही है। ये हमारे लिए क्या है, ये स्ट्राइक थ्रू और है और एक अंडरलाइन टेक्स्ट है। लेकिन ब्राउजर के लिए क्या है कि इसको डिलीट करके ये ऐड किया गया। ब्राउजर की नज़र में ये देखा जा रहा है कि ये टेक्स्ट डिलीटेड है, ये इंसर्टेड टेक्स्ट है। तो हमने अगर सिंपल अल्फाज में करना हो ना, क्योंकि ये काम सारा अगर यूजर के लिहाज से करना हो ना, तो हमारे लिए बड़ा इजी है। CSS लगा के इसको हम कर देंगे स्ट्राइक थ्रू, उसको कर देंगे अंडरलाइन, हमारे लिए हो जाएगा। लेकिन हमने ये ब्राउजर को बताना है कि इन दोनों में क्या फर्क है। ये स्ट्राइक थ्रू नहीं है, ये डिलीटेड टेक्स्ट है, और इसकी जगह पे ये न्यू टेक्स्ट ऐड किया गया है, ये इंसर्टेड टेक्स्ट है। उसके बाद एक हमारे पास टैग्स हैं, EM, एम्फसाइज टैग। हम इसमें अगर इसका कोई काम नहीं होता, ये सिर्फ सिंपल एम्फसाइज करता है। एम्फसाइज बेसिकली वैल्यू देना, फोकस्ड कीवर्ड्स। ये क्या करते हैं, इसको इटैलिक कर देता है सिंपल, जैसे पहले इटैलिक का टैग देखा है। सेम वही काम है, लेकिन ब्राउजर की नज़र में क्या है, ये एम्फसाइज कर रहा है, फोकस टेक्स्ट इसको बना रहा है कि ये फोकस टेक्स्ट है सारे मेन टेक्स्ट के अंदर। जब हम ब्लॉग कोट्स लिखते हैं ना, किसी वेबसाइट ब्लॉग के अंदर, हमने देखा हुआ है कि वो इटैलिक टेक्स्ट है, तो वो बाकी जितना भी ब्लॉग होता है उससे वो कह लें कि ज्यादा अहमियत रखता है। वो हमें वाजिया नजर आ रहा होता है कि बाकी जितना भी अगर सारा टेक्स्ट लिखा हो, उसके अंदर सिर्फ ये एक लफ्ज अगर इटैलिक लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू कुछ और है। तो हमने एम्फसाइज करना होता है EM टैग के जरिए से इसको, और ये भी बहुत कम यूज होता है। लेकिन ये यूज होने वाले ये वो सारे हैं जो कि आमतौर पर यूज हो सकते हैं, ये नॉर्मल रूटीन में यूज होते हैं, लेकिन कम यूज होते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए सारे। इसके बाद हमारा जो टैग है वो एक बहुत ज्यादा यूज होने वाला टैग है, स्ट्रॉन्ग टैग। ये आपको ना बहुत सारे टैग्स ऐसे मिलेंगे जो कि काम सेम कर रहे होंगे, लेकिन ब्राउजर की नज़र में वो डिफरेंट होंगे। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना, ये इसका काम क्या है, बोल्ड। इसने सिर्फ बोल्ड किया है, इस वर्ड को, स्ट्रॉन्ग टैग ने इस वर्ड को सिर्फ बोल्ड किया है, और कोई काम नहीं किया इसने। ना इसकी विड्थ को चेंज किया, क्योंकि ये भी एक इनलाइन टैग ही है, तो इसलिए वो नेक्स्ट पे शो हो रहा है। ये आपको पता चलना चाहिए कि अगर ये साइडों पे शो होते जा रहे हैं ना, इसका मतलब ये इनलाइन टैग्स है। अगर ये ऊपर था और ये नीचे है ना, इसका मतलब है टेबल क्या है, टॉप लेवल है, और ये इनलाइन टैग्स है। इसने क्या किया, इसको बोल्ड कर दिया है, टेक्स्ट को सिर्फ बोल्ड किया है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग कीवर्ड है, इसकी वैल्यूज ज्यादा है बाकी कीवर्ड के जरिए से। तो हम इसको स्ट्रॉन्ग कीवर्ड वहां पे लिखते हैं जहाँ पे हमने गूगल को ये बताना हो कि अगर ये कीवर्ड पूरे पेज में शो हुआ है, तो ये ज्यादा वैल्यू की अहमियत रखता है। इसको ज्यादा वो हाईलाइट करे कहाँ पे, गूगल सर्च में। ये सारी डिपेंडेंसी जो है हम टैग्स यूज कर रहे होते हैं, ये हमारे टैक्स की वैल्यू पे बेस करता है बेसिकली। क्योंकि हम तो टैक्स लिखना है, वो पी टैग में सारा टैक्स लिख देंगे, जितना भी टैक्स है ये सारा पी टैग में शो हो जाएगा। लेकिन वो एक पैराग्राफ बन जाएगा, सिर्फ एक एसे की तरह। उसमें ये नहीं पता चलेगा कि इनमें से हेडिंग कौन सी है, इनमें से इटैलिक टेक्स्ट का क्या मतलब, इसमें से ब्लॉक कोट कौन सा है, इसमें से साइट कौन सी है, साइटेशन कौन सी है। तो हमने वो अलहदा अलहदा करने के लिए हम अलहदा टैग्स यूज करते हैं, ब्राउजर को बताने के लिए। हमारी जितनी भी कह लें कि डिपेंडेंट होती है ना हमारी टैग्स, वो ब्राउजर और गूगल पे डिपेंडेंट है कि हमने उसके लिहाज से करना है। वरना वेबसाइट बना के हम बैठ जाएंगे, गूगल उसको कभी नहीं रैंक करेगा, और हमारी वेबसाइट का कोई फायदा नहीं होगा। जब हम किसी भी क्लाइंट के साथ डील करते हैं ना, तो हमारी जो पहली बात होती है, जो कि हम कह लेंगे प्लस पॉइंट देते हैं कस्टमर को, ये है कि हम उसको लोकल एसईओ प्रोवाइड करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये तो हमारा प्लस पॉइंट होता है। हम वेबसाइट बनाना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, वो तो हमने करना ही करना है। लेकिन हमारे लिए 5 मिनट की एक काम है लोकल एसईओ करना। वो यूजर के लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि वो गूगल में शो होना शुरू हो गया है, भले ही उसकी वेबसाइट नहीं भी आ रही। साइड पे अगर जो गूगल माई बिजनेस का एक बॉक्स बनाता है, इन्फो बॉक्स, उसके अंदर हमने क्या करना है, उसका नाम लिखना है। जैसे हमने उसका नाम सर्च करना है, वेबसाइट आए ना आए,
वो हमें शो हो जाना है, जब तक कि सेम उसी नाम का कोई और ना हो। और ये भी सिर्फ उसी इलाके में शो होता है, क्योंकि ये लोकल एसईओ है। लोकल एसईओ होती ही सिर्फ आपकी लोकेशन बेस है, कि अगर मैं यहाँ पे कुछ सर्च करूंगा ना, तो मेरे इर्द गिर्द की चीजें सिर्फ शो होंगी, वो लोकल एसईओ कहलाती है। ये एक प्लस पॉइंट होता है। लेकिन इससे फायदा क्या मिलता है, हम उसमें अपना फोन नंबर देते हैं जो कि वेबसाइट में ऐड है, हम उसमें अपनी वेबसाइट का एड्रेस दे रहे हैं जो कि वेबसाइट से अटैच है, हम उसमें अपनी ईमेल एड्रेस दे रहे हैं जो कि वेबसाइट से अटैच है, हम उसमें जो नाम लिख रहे हैं वो हमारी वेबसाइट का टाइटल है। यानी जो डिटेल हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारी वेबसाइट से के साथ कनेक्टेड है, और वो हमारी वेबसाइट को रैंक करने में फायदा पहुंचाती है। अगर इसको नीचे ले जाना हो तो सिंपल कौन सा टैग यूज करना है, अगर हमने बोल्ड को निचली लाइन में लेके जाना है तो जी पी आर, इसके लिए पी आर यूज कर। आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया था, पी आर के जरिए से नीचे आ जाए, निचली लाइन स्टार्ट हो जाएगी। वो पी आर का सिर्फ इतना ही काम है कि निचली लाइन में ले आता है, वो जितनी चाहे ब्लॉक आउट हो चाहे इनलाइन हो। उसके बाद हमारे पास एक टैग होता है प्री का। ये प्री टैग क्या करता है, प्री फॉर्मेटेड, इसका ना बेसिकली जो एप्लीकेशन है वो है प्री फॉर्मेटेड। यानी कि हमने जो भी इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है वो प्री फॉर्मेटेड होगा। वो हमने अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ना एम्फोसाइज, तो इसका फॉर्मेट क्या है, ये एम्फोसाइज्ड टेक्स्ट। अगर पी टैग में हम कुछ भी लिखते हैं ना, उसकी फॉर्मेटिंग कोई नहीं होती। हम जब फॉर्मेटिंग करते हैं तो गूगल उसको वैल्यू देता है। हम अगर इसमें कह लें कि इसमें कलर चेंज करेंगे, उसका फॉन्ट चेंज करेंगे, फॉन्ट स्टाइल चेंज करेंगे, उसका फॉन्ट साइज चेंज करेंगे, तो हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं, उसके जो वैल्यू है उसको चेंज कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे प्री लगा देंगे ना, तो ये एक बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है फॉर्मेटिंग, जो उस पर अलाउ वो हो जाती है, अप्लाई हो जाती है। अगर हम इसमें लिखें, अब इसने क्या किया ये देखें, इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो अलग है, इसका अलग है। इनके कीवर्ड्स में फर्क है, स्पेस कम है, इसमें ज्यादा है। तो ये जो काम कर रहा है ये प्री फॉर्मेटिंग है, इसको प्री फॉर्मेट कर रहा है, हमें कुछ भी लिखने की जरूरत है। अब एक और चीज है, अगर आप देखें, ये एक मैंने पैराग्राफ लिखा है, ये यहाँ पे खत्म हो गया, पिछली लाइन से स्टार्ट हो गया, लेकिन ये पूरा जा रहा है। अब ये पूरा क्यों जा रहा है, ये भी एक क्वेश्चन है। क्या लगता है आपको क्यों पूरा जा रहा है? इनलाइन तो ये भी है, ये भी इनलाइन है। क्या लगता है क्यों पूरा जा रहा है? इसको कहते हैं रैप अप करना। हमने वर्ड में भी देखा होगा कि टेक्स्ट को ना रैप अप किया जाता है। ओवरफ्लो, इसको कहते हैं ओवरफ्लो। जब तक कि हम ओवरफ्लो इसका ऑन कर देते हैं ना, ये ओवरफ्लो को हम रोकते नहीं है, ये ओवरफ्लो चलता जाता है एंड तक। ये कह लेंगे बाय डिफॉल्ट प्री फॉर्मेटिंग है इसमें, कि इसको ओवरफ्लो को रोकता नहीं है, रैप नहीं करता। रैपिंग क्या होती है, कि अगर यहाँ पे screen हो गया, तो इसको रैपिंग कहते हैं, रैप अप कर देना। ओके, प्री फॉर्मेटिंग, इसमें हम फॉर्मेट देना चाहें तो दे सकते हैं। बेसिकली ये होता इसलिए है कि अगर हमने कोई पैराग्राफ लिखना है, हम चाह रहे हैं कि फॉर्मेटिंग कुछ उसकी अपनी हो जाए, हमने डेमो के लिए देना है, या फिर हम चाह रहे हैं कि हमारे पास अभी टाइम नहीं है, तो हम फॉर्मेटिंग सीएसएस बाद में करेंगे, हम अपना टेक्स्ट अभी ऐड कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्री इसको ऐड कर देंगे, प्री फॉर्मेटिंग हो जाएगा, और यहाँ पे कोई आईडी या किसको क्लास दे देंगे, जिसके जरिए से हम इसको सीएसएस में फैच करके इसमें सीएसएस लगा देंगे। ये बात की बात होती है। इसके बाद हमारे पास एक टैग होता है केबीटी, कीबोर्ड टाइप, बेसिकली इसको कहते हैं। इसमें कुछ भी नहीं होता, सेम टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या बता रहे हैं, ये कीबोर्ड टाइप है, यानी कि यहाँ पे कीबोर्ड के लफ्ज लिखे हुए हैं।
हमने ये बताना है कि ये एक लफ्ज नहीं है, ये कीबोर्ड के स्ट्रोक्स हैं डिफरेंट। ये कीबोर्ड का एक स्ट्रोक है। ये उन वेबसाइट पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे कोड की वेबसाइट्स हों, जहाँ पे हमने ये डिफाइन करना हो कि टाइपिंग कैसे करते हैं, या फिर अगर हमने अपना कोड दिखाना है वहाँ पे, तो ये केबीडी टैग वहाँ पे यूज होता है सिर्फ। आम यूज नहीं होता, क्योंकि इसने कोई फॉर्मेटिंग चेंज नहीं करनी इसकी, इसने सिर्फ टेक्स्ट को वैसे ही लिखा देना है। ये भी बैकएंड टैग है, ये सिर्फ ब्राउजर को बताने के लिए होता है और कुछ भी करने के लिए नहीं होता इसमें। ओके, ये हमारे सिंपल टैग्स थे जो कि हमने आज किए। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टैग है, सबसे इम्पोर्टेंट, वो हमारा इमेज का टैग है। इमेज का टैग, एंकर का टैग, हेडिंग का टैग, पी का टैग और टेबल का टैग, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हमने बाकी सारे कर लिए हैं। इसके बाद हमारा जो टैग स्टार्ट होता है वो इमेज का टैग है। इमेज कैसे लगाते हैं, इमेज का साइज कैसे चेंज करते हैं, इमेज का सोर्स कैसे लगाते हैं, अगर हमने बैकग्राउंड इमेज लगानी है वो कैसे लगाते हैं, ये सारा हम इमेज टैग में करते हैं। जैसे ही हम इमेज का टैग लगाते हैं हमारे पास दो चीजें शो होती हैं। एक है सोर्स, हमने यहाँ पे सोर्स ऐड करना है, इमेज का यूआरएल जहाँ से हम उठा रहे हैं, क्योंकि इमेज इस फाइल में इंक्लूडेड नहीं होती। वो अगर इंडेक्स फाइल पड़ी हुई है ना एक फोल्डर में, तो इमेज उसके साथ ही पड़ी होगी। अगर हमने इमेज को किसी और फोल्डर में रखा है, हम उसका पूरा वो क्या लेंगे, एड्रेस लिखेंगे, साथ में फाइल नेम लिखेंगे और उसकी एक्सटेंशन ऐड करेंगे, फिर वो इमेज ऐड हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर हमने यही ऐड करना है, इसको मैंने कॉपी लिंक एड्रेस किया और यहाँ पे लगा दी। अभी इससे फर्क नहीं पड़ता कि इमेज कहाँ पे पड़ी हुई है, हमने अगर ये सोर्स दे देना ना, सोर्स हम जहाँ पे मर्जी दे दें, बस वो एक्सेसिबल हो 24 घंटे, या अगर कभी भी ये कोड रन हो तो वो एक्सेसिबल हो हमारे पास। तो इमेज का सोर्स अगर हम लगाते हैं ना कि लोकल पड़ी है, जहाँ पे ये फाइल पड़ी हुई है वहां पड़ी हुई है, तो हमें ये देने की जरूरत है। लेकिन अगर हम ऑनलाइन देते हैं ना, जब किसी और वेबसाइट की इमेज को कॉपी करते हैं, तो फिर हमें ये एड्रेस पूरा देना। ये सिर्फ इमेज का लिंक होता है जो कि हम यहाँ पे ऐड करते हैं, वो शो करवा देता है। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता है आल्ट टैग। ये आल्ट टैग क्या करता है कि किसी वजह से अगर हमारी वेबसाइट की इमेज लोड नहीं होती, तो एक अल्टरनेटिव टैग शो करवा दे, टेक्स्ट शो करवा दे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अब ये देखिए वो इमेज शो नहीं हुई, तो हमारे पास अल्टरनेटिव का एनिमल इमेज का टैग शो हो गया। ये इमेज टैग के अंदर ये खुद ही बाय डिफॉल्ट आ जाता है, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। अगर हम अल्टरनेटिव टैग नहीं लगाएंगे तो हमारी इमेज अगर लोड नहीं होती, उसके साथ कुछ भी नहीं लिखा आता, फिर पता ही नहीं चलता कि इमेज किस चीज़ का मतलब है। तो इसलिए हम अल्टरनेटिव टैग को लाजमी फिलअप करते हैं, क्योंकि ये लोड नहीं हो रही तो हम फ्री वेबसाइट पे जाते हैं। ये इसका पास है, यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब ये इमेज हमारे पास शो होगी, और अब इमेज शो हुई है, अल्टरनेटिव टैग ने गायब हो जाए। वो तब तक शो होगा जब तक हमारी इमेज शो नहीं होगी। इमेज वो इसलिए नहीं आई कि वो लाइसेंस्ड इमेज होती है, वो हम ले नहीं सकते इस तरह, अपनी वेबसाइट पे लोड नहीं कर सकते, फ्री वाले हो जाए।
अगर कोई इमेज लाइसेंस्ड होगी ना, हम डाउनलोड नहीं करेंगे, डायरेक्ट उसकी वेबसाइट से फैच करने की कोशिश करेंगे, वो ब्लॉक कर देगा रिक्वेस्ट को। अल्टरनेटिव में टेक्स्ट होता है, सिर्फ टेक्स्ट आता है। अगर हमने दोनों में इमेज लगा दी, इमेज शो एक नहीं होगी तो दूसरी भी नहीं होगी। तो फिर वो भी इमेज टैग में लगे, क्योंकि अल्टरनेटिव टैग, आल्ट का क्या मतलब है कि अल्टरनेटिव इसका, और इमेज लगाने के लिए उसका सोर्स देना पड़ेगा। आल्ट में तो हम सोर्स दे नहीं सकते, क्योंकि सोर्स तो वो पूछ रहा है कि SRC मैंने लिखा है ना, ये SRC, इसका मतलब है कि सोर्स यहाँ पे देना है। आल्ट में हम सोर्स नहीं दे सकते, वो सिंटैक्स एरर आता है। अब जो इमेज टैग होता है वो भी बाय डिफॉल्ट ब्लॉक लेवल होता है, उसने भी 100% लेनी है। अगर मैं नीचे इसके कोई और इमेज लगा दूंगा ना सेम, अगर यही कॉपी कर देता हूँ मैं, तो वो उसके बिल्कुल नीचे स्टार्ट हो जाएगा। ये भी ब्लॉक लेवल होती है इमेज। लेकिन अगर हम इसको साइड पे लगाना चाह रहे हैं, तो इसको इनलाइन करके इसकी विड्थ को कम करते हैं, इसको एक डिव के अंदर, सेक्शन के अंदर ऐड करते हैं। जब हम डिव स्टार्ट करेंगे ना, जब डिव है ना, वो कह लेंगे आपका मेन स्ट्रक्चर होता है। डिव ही बताती है कि हमने पार्टी सेपरेशन कैसे करनी है। किन चीजों को हमने इस सेक्शन में लिया है, ये एक डिव बन जाता है, अगर उस सेक्शन में लिया है वो दूसरी डिव बन जाएगी। अगर इस सेक्शन में इसके अंदर नेस्टेड डिव बनती है, वो डिव के अंदर हम करेंगे। ये इसका इमेज टैग था, ये सबसे जरूरी टैग होता है। इसके बाद एक और होता है फिगर का टैग, ये बहुत कम होता है यूज। इसमें क्या करते हैं कि फिगर टैग के अंदर इमेज टैग होता है, और फिर फिगर टैग के अंदर कैप्शन होता है। यानी कि अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे इमेज शो हो रहा है और उसके बाद उसकी कैप्शन भी नीचे शो हो, कैप्शन वो है कि इमेज का जो टाइटल है वो डिस्क्रिप्शन भी शो हो, तो हम क्या करेंगे, एक फिगर क्रिएट करेंगे टैग, उसके अंदर इमेज आ जाएगी, उसके नीचे फिगर कैप्शन आ जाएंगे। इनको फिग कैप्शन कहते हैं बेसिकली। ये लिखते कैसे हैं, अगर सिर्फ आप कैप्शन ढूंढेंगे ना तो फिग कैप्शन भी आपके पास है। ये फिग कैप्शन फिगर टैग के लिए है। सिंपल कैप्शन, तो सिंपली हम अगर कैप्शन किसी चीज की भी यूज करना चाहे तो वो यूज कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिकली यूज होता है वो फिगर के साथ फिग कैप्शन यूज होता है, और ये इमेज टैग के साथ यूज होता है। इमेज टैग में ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें अगर हमने इसकी विड्थ और हाइट चेंज करनी हो ना, हमें स्टाइल टैग की जरूरत नहीं होती, हम इसको डायरेक्ट विड्थ हाइट दे सकते हैं। विड्थ अगर देनी है हमने मिसाल के तौर पर 100 px, और हाइट देनी है हमने, ये इसकी हाइट चेंज, ये चेंज तो हो गई है, लेकिन ये अभी भी यहाँ से फुली कवर्ड, ये एरिया जो है ये फुली कवर्ड है। ये क्यों कवर्ड है, ये अभी भी ब्लॉक है। सिर्फ आपने ये डिफरेंस याद रखना है, अगर आपने ये डिफरेंस है ना वो याद रखेंगे कि ये क्यों वैसा हो रहा है। जब मैंने भी स्टार्ट किया था ना, मुझसे ये दोनों एक ही लाइन में शो नहीं थी हो रही, मैंने काफी कोशिश की, और मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी, फिर मुझे पता चला कि इनमें फर्क क्या है, क्यों ये एक साथ शो नहीं होती। इनका डिफरेंस ये है कि ये ब्लॉक लेवल है, ये कभी भी एक लाइन में नहीं आती जब तक कि इनको इन लाइन में हम कन्वर्ट नहीं करते। यहाँ पे हमारा इमेज का टैग आ गया है। अगर यही हम यहाँ पे, अगर आप ये इसका एड्रेस देखें ना, ये किसी और फोल्डर में पड़ी हुई है, ये फाइल जो हमारी है ये किसी और फोल्डर में पड़ी हुई है, दोनों मेरे पास लोकल होस्टेड ही है। अगर मैंने इसी फोल्डर में लगाई होती ना, मुझे ये जो इतना है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं, मैंने स्लैश डाल के बस इमेज का नाम लिखना था और वो लोड हो जानी थी, क्योंकि वो उसी फोल्डर में थी। और जब हम वेबसाइट क्रिएट कर रहे होते हैं ना, हमारे पास ये बहुत सारे पेजेस और इमेजेस ज्यादा हो, तो हम उनके सेपरेशन करते हैं, उनको डिवीजन करते हैं डिफरेंट फोल्डर्स में।
तो अगर हमारा पहले बैनर के अंदर जो स्लाइडर है उसके अगर 5 इमेजेस हैं, तो हम क्या करेंगे जिसमें ये फाइल पड़ी है उसी फोल्डर में एक और फोल्डर बनाएंगे स्लाइडर के नाम से, और उसमें वो इमेजेस रख के फिर हम उसका एड्रेस देंगे। ये हमारी क्योंकि डी ड्राइव है इसलिए डी ड्राइव सबसे पहले शो हो रही है, उसके बाद डाउनलोड का फोल्डर, उसके बाद फाइल, और उसके बाद एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन बहुत जरूरी है। अगर एक्सटेंशन नहीं लगाएंगे तो इमेज लोड नहीं होगी, एक्सटेंशन अगर चेंज कर देंगे तो भी इमेज लोड नहीं होगी। यानी कि ये एड्रेस इसका कंप्लीट पूरा जरूरी होता है। और जो इमेजेस हो सकती हैं वो पीएनजी में हो सकती है, जेपीजी में हो सकती है, जेपैग में हो सकती है, लेकिन वेबपी में भी नहीं हो सकती, डॉक्यूमेंट में भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये इमेज का सोर्स है। सिर्फ इमेज फाइल ही यहाँ पे लोड हो सकती है। हम्म। अगर अब आप देखें दोनों में फर्क क्या है, ऊपर इमेज में और नीचे ये इमेज में, इन दोनों में कोई फर्क आ रहा है? सेंटर लाइन है जी, ये सेंट्रल लाइन है जी, नजर आ रहा है। और इसके बिल्कुल जहां से ये स्टार्ट हो रही है बिल्कुल नीचे कैप लिखा रहा है, ये कैप्शन है इसकी। ये इमेज के लेफ्ट साइड पे उसके डाउन साइड पे होती है, ये इसकी कैप्शन है इमेज की। और ये कनेक्टेड होती है इमेज के साथ। जब ये फेसबुक पे गूगल पर रैंक होती है तो इमेज की कैप्शन गूगल को बताती है कि इसका टाइटल क्या है, इसका सब टाइटल क्या है, इसमें इमेज में जो चीजें हैं वो क्या है। और जो हमारा आर टैग होता है उसमें भी हम सेम वही नाम रखते हैं जो इमेज का नाम होता है। जब हम वेबसाइट क्रिएट कर रहे होते हैं ना तो हम 4 से 5 चीजें देखते हैं। जब इमेज कोई भी ऐड करनी होती है ना, हम एसईओ के साथ साथ चलते हैं बेसिकली। इमेज जब ऐड करनी है, इमेज का नाम का अल्टरनेटिव टैग, उसकी कैप्शन, ये सारी चीजें सेम नाम से होनी चाहिए। और वो भी जो हमारी इमेज जिस मुतल्लिक है वही होनी चाहिए। क्योंकि हम अगर डाउनलोड कर रहे हैं व्हाट्सएप से इमेज तो वो व्हाट्सएप इमेज लिखा होता है, वही हम यहाँ पे भी लिख देते हैं, वही कैप्शन में वही अल्टरनेटिव लिख देते हैं, तो हमारी रैंकिंग को लो करता है। क्योंकि हम जब गूगल पे सर्च करेंगे अहमद इमेज, तो ये अगर वहां पे शो होगी तो इसके कैप्शन इसका टाइटल बन जाएगी इमेज का, और इसका जो नाम है वो भी फाइल नेम के तौर पर रैंक हो रहा होगा, इसकी कैप्शन रैंक हो रही होगी, और इसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट में भी वही चीज होगी। तो ये रैंकिंग में हमें एक फायदा देती है। क्योंकि अगर बाद में आप वेबसाइट क्रिएट कर लेते हैं और साथ में अगर एसईओ वाला कोई पर्सन आपके साथ अटैच किया जाता है तो वो आपको फिर सारे इमेजेस के फाइल नेम चेंज करने का कहेगा, आपको दोबारा से चेंज करनी पड़ेगी। और जहाँ जहाँ पे वो इमेज यूज हुई है वहाँ वहाँ से आपको फिर चेंज करनी है। क्योंकि जब हम इमेज का सोर्स देते हैं, जितने टैग हमारे पास होते हैं हमने अलग अलग सोर्स देना होता है, हम एक ही सोर्स को हर जगह यूज नहीं कर सकते। यानी एक ही टैग को बार बार यूज नहीं कर सकते। अगर हम दो तरह से इमेज के टैग को इमेज टैग ऐड कर सकते हैं। एक कि हम यहाँ पे एक्सपैंड का टैग या खाली टैग ऐड करें और उसको सीएसएस के जरिए कंटेंट दे दें इमेज का, वो हम चेंज कर सकते हैं। तो वो जहाँ जहाँ पे वो टैग होगा वहाँ वहाँ पे इमेज चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर हमने यूज ही इमेज टैग किया तो जितने इमेज टैग में जितने सोर्सेज किए हैं वो सारे सोर्स हमें जाके चेंज करने हैं। तो इसलिए हम पहले ही ये चीजें खुद ही देखते हैं कि इमेज का नाम, इमेज का अल्टरनेटिव टेक्स्ट और उसकी कैप्शन सेम हो। ओके, तो ये हमारी कुछ आज के टैग्स थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टैग्स थे। इमेज का टैग सबसे ज्यादा यूज होने वाला टैग है। और टाइटल, हेडिंग्स टैग्स, स्ट्रॉन्ग टैग, ये माइनर टैग्स जरूर हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट टैग्स हैं जो कि आम लाइफ में यूज होते हैं और ये कहीं ना कहीं जरूरत पड़ जाती है। ये जितने भी हमने ऊपर लिए ना ये बैकएंड के लिए होते हैं, ब्राउजर को बनाने के लिए। हमने जितना भी काम करना होता है ना वो अपने तक तो हमें रखते हैं कि यूजर को कैसा नजर आ रहा है, वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि यूजर को कैसा आ रहा है। लेकिन ब्राउजर कैसे उसको समझ रहा है ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्राउजर अगर समझेगा वो सही शो करवाएगा। क्योंकि हमें नहीं पता यूजर कौन सा ब्राउजर ओपन कर रहा है, किस ब्राउजर से हमारी वेबसाइट देख रहा है। हो सकता है कि क्रोम में ये बिल्कुल सही नजर आ रहा हो,
लेकिन जब वो दूसरे ब्राउजर में जाए वो फॉर्मेटिंग उस ब्राउजर की चेंज हो जाती है। जब आप W3 स्कूल में देखते हैं ना, बेसिकली अगर आपने चेक किया था W3 स्कूल आपने जाके, यहाँ पे ना कोई ऐड करें, ये बॉक्स हर टैग के साथ उन्होंने बनाया है कि जो भी हम टैग यूज कर रहे हैं वो किस ब्राउजर को सपोर्ट करता है। सारे ब्राउजर सपोर्ट नहीं करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि ब्राउजर का मिनिमम वर्जन भी लिखा हुआ है कि मिनिमम कौन सा वर्जन यूज है, क्योंकि हम जो लैंग्वेज सीख रहे हैं वो HTML5 है। HTML5 का ये वाला टैग ये फॉरेन वर्जन से स्टार्ट, इसलिए हम ये देख के चलते हैं कि जितने ब्राउजर हैं उन सब में हमारा जो कंटेंट है वो सेम ही शो हो, यूजर को फर्क ना लगे। ये ना हो कि किसी यूजर को अगर वो क्रोम में ओपन कर रहा है सही शो हो रहा है, सफारी में ओपन कर रहा है तो वो सही से शो ही नहीं हो रहा, उसकी जो फॉर्मेटिंग है वही चेंज हो गई है। क्योंकि फॉर्मेटिंग चेंज होगी जैसे ही हमारी रिस्पॉन्सिवनेस पे फर्क आएगा, रिस्पॉन्सिवनेस खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर हमने उसके रिस्पॉन्सिवनेस को रखा हुआ है कि साइज चेंज हो रहा है तो वो हमारे जो कीवर्ड या हमारा टेक्स्ट है वो नीचे आ जाए, ये हमने फॉर्मेटिंग लगाई हुई है। लेकिन उस टेक्स्ट के अंदर ही हमने एम्फोसाइज का टैग लगाया हुआ है, या फिर इंसर्ट का टैग लगा हुआ है जो कि स्ट्राइक थ्रू है या फिर अंडरलाइन है, तो वो ब्राउजर अगर उसको चेंज कर देगा तो हमारी रिस्पॉन्सिवनेस पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगी। तो इसलिए हमने ये लाजमी ध्यान में रखना होता है कि हम जो टैग यूज कर रहे हैं, जो टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं वो ब्राउजर के लिहाज से ही हो। वरना ये बहुत इजी है कि हम सब कुछ ही पी टैग में कर सकते हैं। पी टैग एक यूनिवर्सल टैग है जिसमें हर चीज हो सकती है। आपने सिर्फ उसमें चीज ऐड करनी है, लिंक ऐड, इमेज ऐड करनी हो वो भी हो सकती है, लिस्ट क्रिएट करनी हो वो भी हो सकती है, हर चीज पी टैग में हो सकती है। लेकिन हम हर चीज नहीं करते, हम क्या यूज करते हैं, div का टैग यूज करते हैं। जो मेन कंटेनर होता है हमारा वो div होता है, जो कि ब्लॉक लेवल है। उसके बाद अगर हम चाह रहे हैं, अगर हम जा रहे हैं स्पैन के करते हैं, ये क्वेश्चन में हम जा रहे हैं कि ये क्वेश्चन क्रिएट करना है अलहदा से, अगर ये ईटी है ना सिर्फ हमने यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे करते हैं, अगर मैं चाह रहा हूँ ना सिर्फ ये टेक्स्ट बोल्ड हो जाए, या फिर इसका कलर भी चेंज करना है मैंने, इसको बड़ा भी करना है, इसको बोल्ड भी करना है, सब कुछ करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्पैन का टैग लगाऊंगा। इसका खुद कोई फॉर्मेटिंग नहीं होती है, ये सिर्फ ये बताता है कि यहाँ पे हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। वो टेक्स्ट कैसे लिखा हुआ है कुछ भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अब स्टाइल का टैग नहीं लगाऊंगा ना, अब ये रेड हो गया, लेकिन रेड होने के बावजूद ना तो ये निचली लाइन में गया, पी टैग एक ब्लॉक लेवल टैग है, ना तो ये निचली लाइन में गया है, ना अलाइनमेंट चेंज हुई है, ना फॉन्ट स्टाइल, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ कलर चेंज हो गया। ये स्पैन का फायदा होता है। आज का लेक्चर खत्म करते हैं। डिव एक यूनिवर्सल है, उसमें हम जो भी टैग चाहें सेक्शन बना के क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन सेक्शन की लिमिटेशन है। सेक्शन में हम ये क्रिएट कर सकते हैं कि टेक्स्ट ऐड कर दें, लेकिन सेक्शन के अंदर डिव नहीं हम ऐड कर सकते, क्योंकि सेक्शन एक लिमिटेड चीज है, जबकि डिव है उसमें वेबसाइट में अगर हम चाहें और सिर्फ अलहदा से शो हो जाए वो हो जाएगा, लेकिन ये सेक्शन नहीं हो सकता। सेक्शन इस तरह हो सकता है कि एक पैराग्राफ ऊपर आ गया है, उसके बाद निचला पैराग्राफ आया, उसमें एक इमेजेस लगी हुई है और उसमें लिस्ट लगी हुई है, वो एक सेक्शन बन सकता है अलहदा से। लेकिन हम उस सेक्शन के अंदर सेक्शन ज्यादा बना नहीं सकते, और वो ब्राउजर की नज़र में भी उसको कह लें कि अच्छा नहीं कंसिडर किया जाता। इसीलिए जितनी भी नेस्टेड सेक्शंस क्रिएट किए जाते हैं वो div की वजह से हमेशा क्रिएट किए जाते हैं। सेक्शन बहुत कम यूज होता है, उसका काम सेम डिव वाला ही है, एक उसने सेक्शन अलहदा से क्रिएट करना है।
काम उसका सेम ही है, लेकिन वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं समझी जाती क्योंकि उसमें लिमिटेशंस है। आज आपने ना जाके सर्च करना है ब्लॉक लेवल टैग्स और इनलाइन टैग्स, ये कौन कौन से होते हैं, ये आपने सर्च करना है जाके।